का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप पूछ सकते हैं कि ये WTO आपने क्यों चुना। तो अभी आप अगर कल आप पेपर में पढ़े होंगे तो आपको पता लगा होगा कि एक आशीष चंदोरकर नामक व्यक्ति जो इंदौर के ही रहने वाले हैं, अपने MP के रहने वाले हैं, उसको भारत सरकार ने 3 साल के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया है। कहां पर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ये चूंकि न्यूज मेकर हैं, इसीलिए हमने WTO को चुना। और वैसे भी WTO जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि जो WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें अभी वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है विश्व में। और बेसिकली आप देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड की जो स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, तो उसके 3 तत्व थे। एक था वर्ल्ड बैंक, दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो नया जो आर्थिक सिस्टम पूरे विश्व में अमेरिका के नेतृत्व में लागू किया गया था। उसके 3 अवयव थे, 3 इंग्रेडिएंट। पहला था वर्ल्ड बैंक, दूसरा था IMF, और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के वास्ते सीनेट ने, मतलब अमेरिकन सीनेट ने इसकी मंजूरी नहीं दिया, और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। और अभी तक विश्व में जो भी व्यापार वाणिज्य होते थे, उनका नियमन, रेगुलेशन, कंट्रोल आदि का काम जनरल एग्रीमेंट, इसको याद रखिए, शॉर्ट में इसको बोलते हैं GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके द्वारा होता था। और आप जानते होंगे कि काफी प्रयास करने के बाद में उरुग्वे राउंड, जिसको बोलते हैं, करीब 7-8 साल के मेहनत के बाद में 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ, जिसको WTO कहते हैं। इसमें एक और जो आपको प्रीलिम्स के लिए और रिटन के लिए महत्वपूर्ण है, वह है माराकेश एग्रीमेंट। ये माराकेश कहां है? मोरक्को में। मोरक्को कहां है? अफ्रीका में। मोरक्को एक देश है। तो
मराकश एग्रीमेंट के द्वारा ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया, जिसमें अभी वर्तमान में 164 मेंबर हैं। GATT जो अभी हमने आपको बताया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका हिंदुस्तान जो है वो संस्थापक सदस्य रहा है। तो अब ये WTO का काम क्या है? तो पर्पस, इसका उद्देश्य जो बताया गया है वो है कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। आप जानते होंगे कि जब वाणिज्य व्यवसाय जब एक देश दूसरे देश के साथ करता है तो क्या करता है? आपको मैंने ब्रिटिश इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन के समय में बताया था कि किस तरह से ब्रिटेन के व्यापारियों ने, वहाँ के इंडस्ट्रीज ने हिंदुस्तान के इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। वो क्यों किया था कि यहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो बना बनाया माल इंग्लैंड जाता था, उस पर वो हैवी ड्यूटी लगाते थे, और जो ब्रिटेन से जो मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया आता था उस पर नॉमिनल कस्टम ड्यूटी लगता था या नहीं लगता था। तो इससे क्या हुआ, हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्री था वो पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसका काम था कच्चा माल सप्लाई करना। किसको? मदर कंट्री को। और मदर कंट्री कौन था? इंग्लैंड। और पक्के माल को, माने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हिंदुस्तान के बड़े बाजार में, जो अविभाजित हिंदुस्तान था, वो विशाल मार्केट में उसको खपत करना। और इसी कारण से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। अगर ये नहीं किया गया होता तो औद्योगिक क्रांति उतने तेज रफ्तार से इंग्लैंड में नहीं होता जैसा कि वहाँ इसका डेवलपमेंट हुआ, और वो यूरोप में सबसे ताकतवर कंट्री के रूप में उभरा। उसने विश्व के आधे हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी था वो जस्ट इट वाज कन्वर्टेड टू ए कॉलोनियल इकोनॉमी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ द हाँ, बहुत ज्यादा जो है प्रोटेक्शनिस्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं या हिंदी में बोलेंगे संरक्षणवाद। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है ब्रिटेन के द्वारा अख्तियार किया गया और हिंदुस्तान को लहूलुहान कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह से दूसरे देशों ने भी डेवलपिंग कंट्री के साथ या विकासशील देशों के साथ में किया है। जहां जहां भी, जैसे नीदरलैंड का कॉलोनी इंडोनेशिया में था, या फिलीपाइंस जो है वो USA का कॉलोनी था। तो जहां जहां भी मदर कंट्री का कॉलोनी था, वहां वहां उन्होंने इसी प्रकार के प्रोटेक्शनवाद या संरक्षणवाद की पॉलिसी को अख्तियार किया और वहां के मतलब कॉलोनी के इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लेकिन दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो हम क्या देखते हैं कि एक नया पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, जिसमें कि ब्रिटेन और फ्रांस जो अभी तक सबसे ज़्यादा, या जर्मनी जो सबसे ताकतवर राज्य देश हुआ करते थे, अब उनके स्थान पर अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश हो गया और वो पूंजीवादी देशों का नेता हो गया।
और जब उसने जापान पर बम गिराया तो उसने ये पूरे विश्व में अपनी ताकत का इजहार कर दिया। तो एक तो पॉलिटिकल सिस्टम ये हो गया कि पूंजीवादी देशों का नेता कौन हुआ? अमेरिका। और एक साम्यवादी व्यवस्था था जिसका नेता कौन था? सोवियत यूनियन, जो अभी 1990 में विखंडित हो गया है, अब रसा रह गया है। तो दोस्तों हिंदू वर्ल्ड जो है वो दो भाग में, पॉलिटिकल सिस्टम दो भाग में विभाजित हो गया, वन लेड बाय यूएसए एंड अनदर लेड बाय सोवियत यूनियन। और जो तीसरे प्रकार का जो कंट्री था जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, जो इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो कॉलोनियल अभी तक कॉलोनी रहे थे, जो धीरे धीरे आजाद हो रहे थे, उनको कहा जाने लगा थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री उन्होंने, उसमें अधिकांश देशों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में गुट निरपेक्षता की पॉलिसी जो हिंदुस्तान ने अडॉप्ट किया था, अख्तियार किया था 1947 में, अधिकांश देश उसी पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया। कुछ लोग उनके पिट्ठू भी हो गए दोनों देशों के, लेकिन अधिकांश मैक्सिमम जो न्यू लिबरेटेड कंट्री थे वो सभी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अख्तियार किया। दोस्तों ये तो हुआ पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी अमेरिका ने इजाद किया या पूंजीवादी देश ने इजाद किया। वो ज्यादा ताकतवर व्यवस्था थी, और क्या था? ब्रेटन वुड ट्रीटी। अमेरिका में एक जगह है, और इसके तहत में, ब्रेटन वुड ट्रीटी के तहत में, वर्ल्ड बैंक, जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई, और तीसरा जो मैंने अभी कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ की भी स्थापना की जा रही थी, लेकिन उसके स्थापना में सीनेट ने, मतलब अमेरिकन सीनेट ने इसकी मंजूरी नहीं दी, और जिसके कारण से इसकी स्थापना नहीं हो पाई। लेकिन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के आधार पर 1947 से लेकर के 1995 तक पूरे विश्व के विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड, माने वाणिज्य और व्यापार के नियंत्रण का काम इसी गैट के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों अब इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक देश है जो एक न्यूट्रल कंट्री है, और इसकी न्यूट्रलिटी का सर्टिफिकेट सारे विश्व के सारे देशों ने दिया है। सभी यूरोपियन कंट्री ने दिया हुआ है कि वो एक न्यूट्रल कंट्री में तटस्थ देश रहेगा, ये याद रखिएगा। अब WTO का फंक्शन क्या है? पहला, WTO का काम है कि जो गुड्स और सर्विसेज, जो सामान है या जो सेवा है, उसको, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका विभिन्न देशों के बीच में उसको फैसिलिटेट करना, मतलब आवाजाही के लिए, उनका एक्सचेंज होने के लिए किसी प्रकार का अगर कोई अवरोध है, इफ एनी बैरियर इज देयर, उस बैरियर को रिमूव करना इसका पहला काम है। तो पहला काम हम क्या लिखेंगे कि टू रिमूव बैरियर, टू रिमूव बैरियर इन ट्रेड एंड टैरिफ, ये पहला काम है। और इसके अलावा ट्रेड एग्रीमेंट करना, एक देश और दूसरे देशों के बीच में वाणिज्य समझौता करना। दूसरा, जो अगर दो देशों के बीच में जो टैरिफ है, जो कर निर्धारण की प्रक्रिया को टैरिफ कहते हैं, तो उसको भी घटाने, रिड्यूस करने का काम भी WTO का है। और वो कैसे करता है उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको।
तो इस तरह से पहला काम क्या है कि टू रिड्यूस बैरियर इन ट्रेड एंड टैरिफ बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। दूसरा काम क्या है, WTO का काम डिस्प्यूट सॉल्यूशन का है। माना अगर दो देशों के बीच में या विभिन्न देशों के बीच में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर के या ट्रेड एम्बार्गो को लेकर के या ट्रेड में किसी सामान के आवाजाही के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करना, उसका रिजोल्यूशन करना WTO का माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। क्योंकि WTO जो है किसी प्रकार के भेदभाव को सख्त रूप से मनाही करता है और एक स्वस्थ इन्वायरमेंट, एक वातावरण निर्मित करने की कोशिश करता है जहां पर कि किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो। तीसरा काम क्या है, WTO का तीसरा काम यह है कि जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था भूमिका में कि वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों जो विश्वव्यापी इकोनॉमिक संस्था है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके ट्रेड फ्लो या ट्रेड फ्लो को संचालित करना, स्मूथ करना और किसी प्रकार का अगर व्यवधान होता है तो उसको दूर करने का प्रयास करना। दोस्तों, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं दो तीन चीज के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो WTO है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पहला है सिद्धांत प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का क्या है सिद्धांत? पहला है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, और इसका जो है वो दो मेजर कंपोनेंट है। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN। पहला कंपोनेंट क्या है? MFN। MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी देश को जिस कंडीशन पर व्यापार करने की छूट दिया है तो आपको दूसरे देशों के साथ में ऐसा ही करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बांग्लादेश के साथ में जूट का आयात इस शर्त पर करूंगा और बर्मा से मैं जूट का आयात दूसरे शर्तों पर करूंगा। ये WTO जो है सख्त मनाही करता है। तो अगर आपने जिस शर्त पर आप बांग्लादेश से जूट का आयात कर रहे हैं उसी शर्त पर आपको बर्मा से भी आयात करना होगा, और वहां पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए WTO का जो पहला काम है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा इसका फैक्टर है नेशनल ट्रीटमेंट। दोस्तों, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? नेशनल ट्रीटमेंट मीन्स दैट इंपोर्टेड गुड्स शुड बी ट्रीटेड नो लेस फेवरेबली देन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। अब मान लीजिए कि आपके यहां कॉटन का पैदावार होता है और कपड़े भी बनते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स है, और बाहर के देशों से
कपड़े आयात किए गए या दूसरे अमेरिका ने यहाँ पर कपड़ा भेजा, क्लॉथ्स भेजा, तो वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि ये नहीं होगा कि आप ये कहें कि नहीं, जो हमारे देश में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि स्वदेशी स्वदेशी, कि स्वदेशी जो है कपड़े तैयार करो और विदेशी कपड़े को बाहर जलाओ, बाहर फेंको या जलाओ। WTO इसको सख्त मना करता है। ये कहता है कि आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा। जो आपका डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है और जो आप विदेश से आयात करते हैं या विदेशी कंट्री आपके देश में भेजता है, तो दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ द, माने दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद क्या है? पहला कि रीजनल जो क्षेत्रीय जो फ्री ट्रेड है, जैसे कि मान लीजिए सार्क कंट्री है, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कोऑपरेशन आपने सुना होगा, तो बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग बने हुए हैं, जैसे एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो ग्रुपिंग बने हैं, जिसके बारे में पूर्व के क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर रीजनल फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, मतलब वहाँ पर अलग दर निर्धारित किया जा सकता है, और WTO इसको मान्यता भी देता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है ना, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। दूसरा, इसका दूसरा प्रिंसिपल क्या है? रेसिप्रोसिटी। तीसरा, बाइंडिंग एंड इनफोर्स। चौथा, ट्रांसपेरेंसी। अभी बारी बारी से इसके बारे में बताएंगे आपको। और पांचवा, सेफ्टी वैल्यू। दोस्तों, अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि रेसिप्रोसिटी क्या होता है। रेसिप्रोसिटी का हिंदी क्या होता है? आपसी व्यवहार, मतलब इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। हमने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया, तो ये जो है ना, जो आपसी जो एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी। इसे ट्रेड के विकास के लिए, ट्रेड के स्मूथ फ्लो के लिए, वर्ल्ड वाइड स्मूथ फ्लो के लिए यह जरूरी है कि रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल अपनाया जाए। तीसरा है बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल कमिटमेंट। जो भी ट्रेड समझौता होते हैं या हम ट्रेड करते हैं, वो एक दूसरे देश पर बाइंडिंग होता है, मतलब बंधनकारी होता है, और उसमें एक कमिटमेंट होता है कि आप पीछे मुकर नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप पीछे मुकरते हैं तो फिर WTO का काम हो जाएगा, और WTO बीच में आएगी, या जो कंप्लेनिंग कंट्री है, जो शिकायत करता देश है, वो WTO पहुंच जाएगा। और फिर WTO, क्योंकि WTO का एक जो बेसिक काम है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम है, तो उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का, ये व्यवस्थित करने का काम WTO के द्वारा किया जाएगा। चौथा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आप लोग जानते हैं कि जो भी किसी प्रकार का छुपाव नहीं,
हर चीज जो है ओपन बुक की तरह होना चाहिए। और इसीलिए जो WTO के जो मेंबर कंट्री हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो ट्रेड रेगुलेशन है या जो उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूट, उनके देश के इंस्टीट्यूट जो ट्रेड रेगुलेशन का काम देखता है, वो पब्लिकली उसको पब्लिश करेगा। ये नहीं कि दूसरे देश को दिखाने के लिए वो कुछ बताएगा और अंडर डीलिंग कुछ दूसरा ही करेगा। तो WTO इसके लिए सख्त मनाही करता है और ये कहता है कि जो मेंबर कंट्री जो भी डिसीजन लेते हैं वो पारदर्शी होना चाहिए और उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश होना चाहिए। अगर कोई चेंजेज आते हैं, कोई उनके द्वारा बदलाव किया जाता है ट्रेड पॉलिसी में या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी में, तो ऐसी स्थिति में उसको नोटिफाई करने का काम भी जो है वो मेंबर कंट्री के द्वारा सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। किसी प्रकार का छुपाव नहीं किया जाएगा, कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं किए जाएंगे। और लास्ट में है सेफ्टी वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? WTO ये भी कहता है कि इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, माने विशेष परिस्थिति में जो विभिन्न देशों के जो सरकार हैं वो अपने व्यापार वाणिज्य को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर उस रेस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको बाधित के द्वारा वो अपने यहाँ के जो इन्वायरमेंट हैं, वातावरण को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पब्लिक हेल्थ को दुरुस्त करना चाहते हैं, एनिमल हेल्थ और प्लांट हेल्थ, यहाँ तक आगे प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ, अगर वो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं, तो वो ट्रेड माने वाणिज्य को विशेष परिस्थिति में, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन का भी WTO द्वारा उसका रिव्यू किया जा सकता है कि आप स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के लिए कर रहे हैं या डेलिबरेटली मनमानी तौर पर कर रहे हैं ताकि दूसरे देश को नुकसान पहुंचे। ये काम देखना भी WTO का है। तो मैं समझता हूं कि ये 5 प्रिंसिपल जो हैं इसके आधार पर WTO काम करता है। दोस्तों अब लास्ट में स्ट्रक्चर माने ढांचा, WTO का ढांचा क्या है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। इसका जो सबसे सर्वोच्च जो बॉडी है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसमें सदस्य देश के मंत्री भाग लेते हैं और ये 2 साल में एक बार इसका बैठक आयोजित होता है, जो कि सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके बाद जनरल काउंसिल, जिसका कि अभी अध्यक्ष डेविड वाकर है जो न्यूजीलैंड के हैं, दूसरा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, तीसरा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। मतलब जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये 3 बॉडी भी काम करते हैं। उनका एक सेक्रेटेरिएट है वहां पर और करीब 600 से ज्यादा सदस्य जो मेंबर कर्मचारी वहां काम करते हैं। दोस्तों जनरल काउंसिल के भी 5 भाग होते हैं। पहला काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, और तीसरा है काउंसिल फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज, और 5वां है ट्रेड निगोशिएशन काउंसिल। ये 5 जो है संस्था जनरल काउंसिल के तहत में काम करती है।
पहला काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, दूसरा काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तीसरा काउंसिल फॉर ट्रेड एंड चौथा काउंसिल फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज, एंड पांचवा ट्रेड निगोशिएशन काउंसिल। माने ये कुल 5 संस्था है जो ट्रेड काउंसिल के जनरल काउंसिल के तहत में काम करती है। और दोस्तों ये जब से ये WTO बना है उसका इंपैक्ट क्या हुआ, व्हाट है, इसको आपको पूछा जाएगा, इसके प्रभाव क्या हुए हैं। अच्छा, इसके पहले एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताइए। अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो जनरल काउंसिल है उसके तहत में एक कमिटी या काउंसिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी है, और उसमें बहुत सारे 10-11 सदस्य होते हैं जो पूरे विश्व के जनरल ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखने का काम करता है। आखिर ये बौद्धिक संपदा कानून क्या है। तो दोस्तों ये जो है वो इडियोलॉजी प्लस क्रिएटिविटी संबंधित है। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कोई चीज का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, वो इन्वेंशन जो है वो उसको पेटेंट कराएगा। पेटेंट मतलब क्या होता है, माने एकाधिकार, कि ये सामान जो है वो उसके द्वारा इन्वेंशन माना आविष्कार कराए गए हैं। तो पेटेंट जो है वो उसको बौद्धिक अधिक प्रॉपर्टी राइट्स देगा, और ये प्रॉपर्टी राइट्स जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक किसी कंपनी के द्वारा उस पर कोई सामान नहीं बनाया जाता। मान लो अभी उदाहरण मैं बताता हूं आपको, भले कोविड का अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ संस्थाओं ने वैक्सीनेशन इजाद किया, लेकिन अगर उसको लैब टू लैंड तक लाना है, माने लैब टू पीपुल तक लाना है, तो उसके लिए बड़े बड़े कंपनीज को उसमें इन्वॉल्व करना होगा। और ये कंपनीज जो है, जो व्यापारिक रूप से दक्ष हैं, वो तब तक नहीं काम कर सकते हैं जब तक कि जो वैक्सीनेशन जिसने बनाया, वो जो पेटेंट करवाया हुआ है उसने जो है जब तक वो नहीं बेचेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस तरह से मान लीजिए फिल्म कोई बनाता है, प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर पर को पूरा अधिक पहले वो रजिस्ट्रेशन कराता है कि मैं इस नाम का फिल्म बनाने जा रहा हूं, वो पूरा पैसा लगाता है उसमें, जिससे वो स्टोरी खरीदता है। तो वो स्टोरी किसका है, क्योंकि किसी लेखक का है, दैट इज हिज क्रिएटिविटी, वो उसका रचना है। तो मान लीजिए कि अगर कोई प्रोड्यूसर उस कहानी पर फिल्म बनाना चाहता है तो उसे कहानी को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खरीदेगा तो कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। हमारे देश में भी कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है, ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा और संबंधित के खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, अच्छा मान लीजिए प्रोड्यूसर ने फिल्म बना लिया, अब फिल्म बनाने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, क्योंकि फिल्म पर पूरी तरह से अधिकार प्रोड्यूसर का होता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देके खरीदता है तभी वो सिनेमा घर में उसको आम जनता के लिए खोल सकता है, दिखा सकता है, अदरवाइज नहीं दिखा सकता है। अगर कोई चोरी छिपे किसी फिल्म को दिखाता है सिनेमा हॉल में या कहीं भी, तो वो क्या करता है, कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि किसी के क्रिएटिविटी को आप चुरा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेगियरिज्म।
तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम विशद रूप से अगले क्लास में हम बताएंगे और उसका पूरा डिटेल में हम व्याख्या प्रस्तुत करें, क्योंकि इस पर भारत सरकार ने भी कानून बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि आखिर ये जो WTO जो 1 जनवरी 1995 को बना, तो उसका विश्व के आर्थिक जगत में इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो बहुत सारे समालोचक लोगों को कहना है कि WTO बनने से ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला है, वाणिज्य और व्यवसाय में वृद्धि हुई है। और अगर मान लीजिए WTO नहीं होता तो क्या होता, प्रत्येक देश को 32% ज्यादा इंक्रीज इन टैरिफ मतलब देना पड़ता। चुंगी, टैरिफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंगी देना पड़ता। तो इससे क्या हो जाता, सामान महंगे हो जाते, आम जनता के लिए सर्वसुलभ नहीं हो पाता। अब जब सामान सस्ते होते हैं तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया गया जींस कपड़े यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग, गरीब कमजोर वर्ग के लोग भी धड़ल्ले से पहन रहे हैं। आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान के करीब 50% 70% आदमी जो है वो कंबल अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन आज क्या है, आज हर व्यक्ति के पास में कंबल है जाड़े से बचने के लिए। नहीं तो अधिकांश लोग पहले क्या आग ताप करके भर रात गुजारा करते थे, वो भी हम समय देखे हैं। तो ये क्या हुआ कि ट्रेड का निर्बाध रूप से एक दूसरे के देश में होना और उससे सस्ते सामान होना। तो हमने पहला जो इम्पैक्ट बताया वो क्या बताया कि सस्ते सामान WTO होने के कारण से जो 32, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, 32 क्रिटिक्स का कहना है कि 32% ज्यादा टैरिफ लगता विभिन्न देशों के द्वारा किया जाता। जो आज़ादी से पहले जिस तरह से अंग्रेज इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हिंदुस्तान में दाम बढ़ा करके भेजते थे, तो अब जो है WTO के होने से सामान सस्ते हो गए हैं, क्योंकि जो टैरिफ जो 32% जो लगता है वो नहीं लग रहा है। ट्रेड बराबर इक्वालिटी के आधार पर, माने समता के आधार पर, बराबरी के आधार पर एक देश से दूसरे देश में व्यापार किए जाते हैं। तीसरा, हिंदुस्तान को विभिन्न देशों के साथ में व्यापार करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, अवसर मिला है, दूसरे देशों को भी मिला है। और चूंकि इस सदस्य संख्या 164 है, तो हिंदुस्तान सभी सदस्य देशों के साथ में निर्बाध रूप से व्यापार कर सकता है। आपको यहां याद रखना चाहिए कि सन 2001 में चाइना WTO का मेंबर बना और 2012 में रसा WTO का मेंबर बना। ये दो टाइम फैक्टर याद रखिएगा। तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी, सस्ते टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुए हैं और विभिन्न जो डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील जो देश हैं उन्हें भी सस्ते फॉरेन टेक्नोलॉजी प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे माइनस पॉइंट भी हुए हैं जो अभी अभी हम बताएंगे आपको। अभी आपने देखा होगा कि जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब उदारीकरण की नीति 1991 में और भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिस पर कि मेरा वीडियो भी है, हमने आपको लेक्चर दिया था,
तो उसके बाद से हम क्या देखते हैं कि ग्रोथ रेट बहुत तेजी के साथ में बढ़ा और 2007-8 में तो ग्रोथ रेट 9% के लगभग पहुंच गया था। तो जो पहले हम 1991 से पहले क्या देखते थे कि जो वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर, वो हिंदुस्तान में 4%, 5%, 6%, मैक्सिमम 6% से ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब उदारीकरण हुआ और WTO जो 1995 में बना, तो हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो फॉरेन ट्रेड है उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ। ये बात अलग है कि इंपोर्ट जो है ज़्यादा हुआ है और एक्सपोर्ट उसके अनुपात में कम हुए हैं, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1951 के तुलना में बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड में इजाफा हुआ है। दूसरा, जो ग्रोथ रेट है वो भी अब 9%, 8%, इतना तक ग्रोथ रेट जो है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये वृद्धि होती रही है। लेकिन दोस्तों, इसके माइनस पॉइंट क्या हुए? तो हिंदुस्तान में इसके इफेक्ट क्या हुआ? अभी आप देखते हैं कि चाइनीज सामान धड़ल्ले से हिंदुस्तान के बाजारों में घुस गए हैं बिना रोक टोक के। जैसे सिगरेट है, लॉक है, कार स्टीरियो, एनर्जी सेविंग लैंप, ये मोबाइल फोन, बैटरी सेल, लार्ज नंबर में जो है वो हिंदुस्तान के बाजार में घुस गए हैं। और नेपाल के रास्ते से भी, क्योंकि वहाँ नेपाल के साथ हिंदुस्तान का बॉर्डर पोरस है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तो नेपाल के रास्ते से भी चाइनीज सामान जो है ना धड़ल्ले से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में बने हुए सामान जो है वो चाइनीज सामान से compete नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण से हिंदुस्तान का सामान नहीं बिक रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है। दूसरा जो हमने इसका इफेक्ट देखा, SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आप देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा, लगभग जो है 40% जो है या 50% एम्प्लॉयमेंट जो है, जो टोटल जो इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसका 50% एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है? SSI में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और यहाँ भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है WTO के नए नियम कानून के कारण से वो भी परेशान हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि इवन अगरबत्ती बनाने में, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के द्वारा पैदा होता है, वो अगरबत्ती बनाने में भी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी उसमें कूद गए हैं। और फूड प्रोसेसिंग, मिनरल वाटर, और इसके कारण उनका जो, चूँकि उनकी हाई टेक्नोलॉजी होती है तो वो उनका सामान सस्ता होता है, और जिससे हमारे देश के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। अकॉर्डिंग टू WTO के नॉर्म्स के कारण से, उसके प्रिंसिपल्स के कारण से हिंदुस्तान को करीब 40% टैरिफ घटाना पड़ा। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ है कि बहुत सारे जो फॉरेन गुड्स हैं वो हिंदुस्तान में घुस गए, और जिसके कारण से हिंदुस्तान को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ शुरुआती दौर में 2003-2004 में। इसी तरह से हिंदुस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी
परेशानी में पड़ा। जो कार इंडस्ट्री है वो भी, उनमें भी समस्या आई, क्योंकि भारत सरकार को सेकेंड हैंड कार को इंपोर्ट करने का या आयात करने को अनुमति देना पड़ा अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ WTO, और जिसके कारण से यहाँ के बहुत सारे कंपनियों के कार नहीं बिकने लगे, डंप होने लगे। तो जिसके कारण से बहुत सारे कार निर्माताओं ने विरोध करना शुरू किया, खास करके बजाज ने, राहुल बजाज ने बहुत क्रिटिसाइज किया भारत सरकार की इस नीति को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में इसका हिंदुस्तान के आर्थिक जगत में इसका प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट हमने आपको इसके इम्पैक्ट बताए, इसके प्रभाव बताए, और इसके साथ साथ लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। क्योंकि जब कंसेशन की बात आती है या जब टैरिफ में या कर में जब कमी करने की बात आती है, तब तो वो डेवलपिंग कंट्री में विकासशील देश पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। लेकिन जब उनके यहाँ विकासशील देश का सामान पहुंचता है और वो सस्ता होता है और उससे उनके देश का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकने लगता है, तो फिर वो अनेक प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स का आरोप लगाने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए बनारस के पास में दरी उद्योग था भदोही में, अब उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें जो है बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह आरोप लगा करके फिर उस सामान को अपने देश में इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह का जो दोयम जो प्रिंसिपल है, जो डबल स्टैंडर्ड है, इसका भी शिकार रहा है WTO। लेकिन WTO ने, अभी आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने जो जेनेटिकली इंप्रूव्ड मवेशी के बीफ को आयात करने से मना कर दिया। अमेरिका से, कनाडा से या न्यूजीलैंड से जो आता था, जो जेनेटिकली इंप्रूव्ड जो मवेशी है, उनके बीफ, मटन, तो दूसरे कंट्री जिनके सामान को रोक दिया था यूरोपियन कंट्री ने, वो WTO में पहुंच गए। और WTO ने इस पर जो है उन्होंने जो निर्णय दिया, वो कहा कि ये जो आपने रोक लगाई वो सही नहीं किया है। तो इससे फिर यूरोपियन देशों को अपने कानून में चेंजेस लाने पड़े, और जो उन्होंने जो रोक दिया था, जो एक्सपोर्ट को रोक दिया था अमेरिका से या दूसरे देशों से, तो उनको चालू करना पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे देशों को WTO के नॉर्म से अपने कानून बनाने पड़े हैं, उनको अपने लेजिस्लेचर में, अपने संसद में उन कानून को पास कराना पड़ा है, ताकि वो WTO के नॉर्म से मेल खाए। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी WTO के बारे में दिया जाए। और चूंकि हमारे ही शहर इंदौर के आशीष चंदोरकर अब हिंदुस्तान की तरफ से एक डायरेक्टर बनने जा रहे हैं WTO में, तो मैंने समझा कि आपको इसके बारे में जानकारी दिया जाए, और हो सकता है कि UPSC और MPPSC तथा अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आपसे पूछे। तो दोस्तों, अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें मुझसे। ओके, थैंक यू।